अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महेश शेर। आज पैनामा केस की JIT का इजलास हुआ, जबकि अदालत में JIT की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वाजिद ज़िया साहब को रैकेट टैंपरिंग का जायजा लेने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि JIT को अपना काम डेडलाइन तक ही मुकम्मल करना चाहिए। इसके अलावा रहमान मलिक साहब मुल्क वापस पहुंच गए हैं और 23 तारीख को JIT के सामने पेश होने जा रहे हैं। इन सब इशूज़ को हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपने जो कुछ दिन पहले इसी प्रोग्राम में बात की थी, पहले वो सुन लेते हैं। अदालत के पास दो रस्ते हैं उसके बाद कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे जो बजाय नजर आते हैं। कोई तीसरा ज़ाहिर है अदालत जो चाहे करे, और वो है डॉक्टर साहब, वो एक तो JIT कह रही है ना कि हमें धमकियां दी हैं, हमें डराया है, हमें धमकाया है, रिकॉर्ड टेम्पर किया है, चेंज किया है दस्तावेज, और सारे अदालों को चार्जशीट कर दिया है, IB FBR ऐसी। या तो अदालत वो रिपोर्ट ले और इन सबको दबड़दूस कर दे, ऐसे ही होगा ना। ऐसे तो मुल्क को नहीं छोड़ सकते ना आप। इन अदारों ने अगर गड़बड़ की है तो अदालत इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी ना। ऐसे तो नहीं कहेगी कि अच्छा इनको ऐसे ही रहने दो, पनामा पे चलो। अच्छा, अदालत के जज साहिबान कहेंगे ये भी एक्शन दिया वो एक्शन लिया जाएगा, FIR कटेगी। या अदालत कहेगी कि नहीं वो सही है, वो अदारे सही है और JIT गलत है। वो अदारे आप सही, आप सारे लोग सही कह रहे हैं, आप सब अच्छे नेक ईमानदार हैं और ये JIT गलत है। इन दो में से एक काम अदालत को करना पड़ेगा। अच्छा, अदालत पहले मौसूल करके अदालत कायल है कि JIT ठीक काम करे। जी डॉक्टर साहब, और आज अदालत ने इसी मामले पर काफी सख्त रिमार्क्स दिए और कहा कि क्या रियासती अदारे सिर्फ एक शख्स के लिए ही काम कर रहे हैं। अदालत ने JIT को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जी। और वो JIT जिसमें वो अफसरान काम कर रहे हैं जो लालच, धमकियों और हर किस्म के दबाव से आजाद होके जिन्होंने इतने अरसे काम किए। और अदालत ने आज, अदालत जज साहिबान को भी सलाम, उन्होंने भी आज जो है वो जो यानी एक तरह से उन्होंने IB के जो आफ्ताब सुल्तान साहब, जो इस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो सबसे बड़ा तफ्तीशी या तहकीकाती या जो भी वजीर आजम के अंडर काम करने वाला अदारा है आफ्ताब सुल्तान, जिसमें आफ्ताब सुल्तान साहब की तारीख बड़ी दिलचस्प है। ये पंजाब पुलिस में IG लगाए गए थे। अपनी खिदमात जो इन्होंने फराहम की थी, इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी नजम सेठी साहब। नजम सेठी साहब ने इनको IG पंजाब लगाया था एज अ केयर टेकर, जब नजम सेठी साहब काम कर रहे थे। आफ्ताब सुल्तान साहब ने पूरा इलेक्शन 2013 का कदमों में रख के पेश किया, ठीक है। और उसके नतीजे में आफ्ताब सुल्तान साहब को फिर पंजाब से मरकज में लाके जो जगह उनका यानी एक दर्जा दरबार का उनका बुलंद हो गया, और अब वो IB में गुजरे 4 सालों से एक दफा 1 साल की एक्सटेंशन, अगले दफा दूसरे साल की एक्सटेंशन, फिर 2 साल की एक्सटेंशन, तो उनको दरबार में एक बड़ा मकाम हासिल हो चुका है। अब वो मौसूफ जो हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, वो उनकी खूबी क्या बयान होती है कि उन्होंने खिदमात के अंजाम दिए। एक तो नजम सेठी साहब ने उनको IG लगाया और रिजल्ट दिया उन्होंने। दूसरा, आफ्ताब सुल्तान साहब ने यह रिजल्ट दिया कि धरने के दौरान कोई 2.7 या 2.8 अरब रुपया इनको दिया गया या उससे पहले दिया गया। उसमें आफ्ताब सुल्तान साहब ने धरना जबरदस्त मैनेज किया। ये इनकी क्वालिटीज में आता है, मुल्क के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी नहीं, धरना। उसके बाद IPPs, आपको याद होगा जो अदायगियां हुई, IPPs को अदायगियां हुई 480 अरब, वो जो गर्दिशी कर्जा वर्जा, उसमें भी इनके ना। तो ये जबरदस्त किस्म के एक पुलिस ऑफिसर हैं और जाहिर है कि हुकूमत के वफादार हैं। तारीफ कर रहा हूं इनकी, बड़े जबरदस्त हैं, दरबार में आला मकाम रखते हैं। यानी अबुल फजल या मुल्ला दो प्याज है, तो आला मकाम है अकबर आजम के दरबार में, उनमें से एक मकाम इनको हासिल है। अब आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं, उनको आज अदालत ये पूछ रही है कि आपके फराइज मनसबी में क्या ये शामिल है कि आप JIT के वो अराकीन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं अपने अदारों में, नए भर्ती नहीं हुए JIT के अराकीन, ये पुराने लोग हैं, कोई FIA में काम कर रहा है, कोई नैब में काम कर रहा है, आप उनके कवायद जमा कर रहे हैं। यानी ये कोई बंगाल से आए हुए, कोई अमेरिका से आए हुए, कोई इंडिया से आए हुए लोगों के, कोई शुगर मिलों के एम्प्लॉयज के नहीं कवायद,
ये ऑलरेडी डिप्टी डायरेक्टर सीनियर लेवल पे लोग काम कर रहे हैं जीआईटी में जी। ये नादरा से उनका रिकॉर्ड निकाल के मेरे भाई हुसैन नवाज को दे रहे हैं। हुसैन नवाज उनके पिटीशन में लगा रहा है। यानी आप जरा आईबी के सरबराह का काम देखें। ये आईबी का सरबराह और आईबी के सरबराह के पीछे आज अदालत ने कहा है कि ये तहकीकात की जाए इनके ऊपर भी, इनके ऊपर कम एससीसीपी के ऊपर, एससीसीपी पे एफआईए तहकीकात करें मुज़फ़्फ़र इजाज़ी। अब मुझे बताएं ये मुल्क को कहां ले गए हैं। और मैं मियां नवाज शरीफ साहब का इंतहाई इज्जत और एहतराम से पूछता हूं कहां ले गए हैं मुल्क के सारे अदारों को कि आईबी जैसा अदारा नादरा का रिकॉर्ड निकाल के पहुंचा रहा है इधर, उधर से एससीसीपी, अच्छा एससीसीपी के चेयरमैन ने दस्तावेजात, वो भी अदालत ने रिमार्क्स दिए ना, जस्टिस अजमत सईद साहब और एजाज अफजल साहब और ये जबरदस्त जो हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने कहा कि सारे अदारे क्या एक शख्स की करप्शन को बचाने के लिए और असासों की तहकीकात के पीछे, यानी और उसके बाद मीडिया के अंदर क्या हो रहा है, 8 शख्सियत मीडिया में बैठ के हुकूमत की सरपरस्ती है, गालिबन इस तरह की बात हुई है, और एक मुहिम चला रहे हैं अदालतों के खिलाफ। तो ये अदालतें ये बर्दाश्त नहीं करेंगी, जो मैंने उस दिन भी बात की थी, ठीक है ना। पूरे मुल्क को ये अदारे कौम के अदारे, रियासत के, मैं पैसे देता हूं इनको, हमारे पैसों में चलते हैं अदारे, और ये काम क्या कर रहे हैं, एक खानदान के असासों की छानबीन नहीं होने दे रहे। छानबीन से निकल के वो साफ होके निकल आए, वो ड्राई क्लीन होके ईमानदारी से निकले। अब पेपर दस्तावेजात तब्दील हुई और उसके ऊपर अब एफआईए तहकीकात करेगी। क्या ये जफर इजाजी और क्या लोग ये रह गए, इनके पीछे एफआईए तहकीकात करेगी, इनके ऊपर एफआईआर काटेगी। आज के दिन का ये क्लिप भी संभाल के रखें, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जायदादों के ऊपर तहकीकात शुरू, जो काफी अर्से पहले हो चुकी थी। जायदादें जब्त हो सकती हैं, जब्त पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। पाकिस्तान के बाहर जायदादें जब्त नहीं होंगी तो अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, जैसे एक जमाने में हुए थे स्विट्जरलैंड के। कई अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं अगले महीने 1.5 महीने में, बेशुमार अकाउंट्स और बेशुमार जायदादें जब्त हो सकती हैं। काम इतना तेज हो गया और उसमें अक्रॉस द बोर्ड किसी को भागने की, बचने की, इधर उधर निकलने होने जा रहा है। ओहो, ये काम, ये इस तरह आप बदमाशियां जो है इनके ख्याल है पूरी कौम को हमेशा चूना लगाते रहेंगे, इनका काम ही ये पैदा ही से लिए हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। 2 लेकिन वाकयात एक साथ जन्म ले रहे हैं। एक वाकया तो ये है कि जिसका ताल्लुक है बराह रास्त पाकिस्तान की बदमाशिया से, जिसकी पूरी तवज्जो जीआईटी कैसे भागना है, कौन से किस मुल्क में फरार हासिल करना है, कहां पे पनाह लेनी है, कहां से जायदादें, कौन सा अकाउंट किस नाम से खोला हुआ है। दूसरे जो हालात हैं वो अफगानिस्तान में तेजी से बिगड़ रहे हैं, और अफगानिस्तान में मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा कह रहा हूं, तोरा बोरा के ऊपर आके दाइश बैठ गई है। दाइश या आईएस तोरा बोरा में बैठ गई है। ये जो मुख्तलिफ शख्सियात फरार हो रही है ना, कराची जेल से भाग गए, उधर से भाग गए सारे, ये इनके पीछे जो भी अनासिर हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी प्लान कर रहे हैं, और प्लान उस वक्त करेंगे जब अशरफ गनी की हुकूमत वहां फांसी लगा देगी कुछ लोगों को, और उन जिनको फांसी लगाएगी उनके हमदर्दों के कब्जे में मगरबी अगवा किए हुए लोग मौजूद हैं, वो उन्हें कत्ल कर सकते हैं। उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हो सकते हैं। मैं काफी अरसे में बात कह रहा हूं, लेकिन अब उसका माहौल बन रहा है, उसका, क्योंकि हुक्मरान भाग गए हैं ना, हुकूमत भाग गई है, हुकूमत फरार हो गई है। यानी हुक्मरान क्या कर रहे हैं, उनको यानी सिर्फ दानियाल अजीज हमारे भाई रह गए हैं और तलाल चौधरी रह गए, बाकी तो भाग गए सारे ना इन हालात में, मतलब गायब हो गए सारे। और जीआईटी बैठी हुई, सुप्रीम कोर्ट बैठी है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, यानी तमाम तर अगर सूरत हाल देखें तो उसमें हुकूमत भाग गई है, वो निकल गए, भाग गए इधर उधर। और जब भागे और पीछे हालात खराब हों और कोई ऐसी इमरजेंसी, जीआईटी लगी हुई है अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट कल फिर समाप्त कर रही है, फिर हुसैन नवाज साहब की वो रिकॉर्डिंग के ऊपर जो है वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये मुल्क से निकल गए बाहर, हम कुछ भी हो हम तो जाएंगे, जाके इबादत करेंगे, सागदार भी निकल गए। बात यह है कि इन लोगों को इस वक्त मुल्क से नहीं जाना चाहिए जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, मुनासिब नहीं है। एससीसीपी के सदर को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज आफ्ताब सुल्तान साहब को अपने आप को अलहदा कर लेना चाहिए। उन पर बड़ा संगीन इल्जाम लगा है कि आप जीआईटी के अरकान की, यानी वो जीआईटी के अरकान जो सरकारी अफसरान हैं, उनकी आप फेसबुक पेज और व्हाट्सएप और छोटी छोटी चालाकी आफ्ताब सुल्तान साहब को जेब नहीं देती। उनकी मुझे नहीं पता
हुकूमत के पास उनकी हो सकता है उनको भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए ना, यहाँ तो उनको हट जाना चाहिए अपने उद्देश्य से। आज के रिमार्क के बाद उनको, क्योंकि फिर बुलाया उनको जाएगा। आज कहा है ना अदालत ने कि हम उनको भी बुला सकते हैं, उनको भी तरह वो एक बाइज्जत पुलिस कैरियर अगर उनका रहा है और जो भी उन्होंने चले खिदमत अंजाम दी शरीफ खानदान के लिए, उनको अपने ओहदा छोड़ देना इन रिमार्क्स के बाद। क्योंकि अब उनकी तलबी होगी, बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कैसे एक्सटेंशन मिली, कैसे बार दोबारा मिली, कैसे फिर मिली, फिर एक्सटेंशन रिटायर हो गए, एक्सटेंशन मिलती जा रही 2-2 साल की, फिर IPPs के पैसे खुलेंगे, वो 480 अरब किधर गए, वो धरने के दौरान क्या हुआ। तो आफ्ताब सुल्तान साहब के लिए अब बुराई आ रही है। मैंने कहा था ना ये सर्कल बड़ा होता जाएगा, इसमें लोग आते जाएंगे, मस्जिद फंसते जाएंगे और अच्छे फंसे, जो साफ है वो साफ है, जो नहीं है वो नहीं है। इश्यूज सामने आ रहे हैं तहकीकात के दौरान, नए इश्यूज भी सामने आ रहे हैं तहकीकात के दौरान। लोग खुल रहे हैं ना, मीडिया आ गया सामने। आज उन्होंने मीडिया के 8 लोग देखें। मीडिया में तो तरीका ये है कि अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ से चेक कर लें, ये चेक कर लें किस किस ने हुक्मरानों के साथ सफर किया, किस किस के पास कितने प्लॉट्स हैं, किस किस के पास कितने फार्म हाउसेज हैं, किस किस के पास मुल्क से बाहर, किस किस के पास दोहरी शहरियतें, कि आप सारा मीडिया को चेक करके जो भी तजियाकार हैं बाकी लोग हैं, बिस्मिल्लाह मुझसे कर, मैं तो हमेशा कहता हूं बिस्मिल्लाह मुझसे कर लें और फिर उसके बाद अगर आप परेशान हो जाएंगे कि रुपयों में नहीं, एक साहब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं। अब ये क्रिकेट का जो खेल है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है, यानी इसमें इतना नवाजा गया है। और उसमें से फिर वो चूंकि उनके जिम्मे स्ट्रेटेजिक सेल चलाना भी है, तो उधर भी पैसा जाता है, तो उधर भी जाता है, तो उधर भी जाता है, तो वो सारा नीचे हिस्सा। लेकिन वो इस कदर पैसा, पेट्रोल पंप्स आ गए हैं, वो खरीद लिए, पूरे मोटरवे के ऊपर ठेके ले लिए, सड़कों के ठेके, फ्लां ठेके, कंपनियां बना ली हैं अपनी। मतलब ये मीडिया को भी, जो मुझे नहीं पता कौन सी 8 शख्सियत की बात की है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी मीडिया में भी होना जरूरी है। और शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। और साहब लेकिन लोगों के अपने नजरियात हो सकते हैं, लोगों के नजरियात हो सकते हैं, लोग एक किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते। लेकिन अगर पैसे पकड़ के ये काम कर रहे हैं कि मुशर्रफ साहब आएंगे तो उनकी तारीफों के अच्छा इतने हमें इतने मिलियन डॉलर दे दो तो हम ये कंपनी, अगर ये काम कर रहे हैं मीडिया में बैठ के, तो फिर उनकी पकड़ जरूरी है। और खास तौर पे अगर वो रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं तो फिर उनकी पकड़ जरूरी है। पैसे इदारे अदालत से ताउन नहीं करेंगे तो फिर कैसे एहतसाब होगा? इसके बावजूद भी क्या एहतसाब होगा? अदालत करेगी जज, जबरदस्त जजेस हैं, अदालत सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त करेगी। और सुप्रीम ये आर्टिकल 190 के तहत ये जो भी इख्तियारात हैं इनके GIT को दिए हुए हैं। GIT अभी तक तो मेरा ख्याल है GIT बहुत सब्र से काम करी है, और अदालत ने बात भी की है कि आप इधर उधर ना देखें, अपना काम करें। वो गालिब गलूज, ये केसेस वो केसेस, उन्होंने कहा आप अपना काम करें और हम सारे मामला को देख रहे हैं। और ये अदालत, ये GIT तो ECL पे डाल सकती है नाम, ये कुछ भी कर सकती है GIT। ये तो बहुत GIT ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया, इनके खिलाफ खबरें छप रही हैं, इनको धमकियां दी जा रही हैं। GIT तो खुद गिरफ्तारियां डाल सकती है इस वक्त, लेकिन गिरफ्तारियां मेरे ख्याल से थोड़े दिनों के लिए मुलतवी रखी जाएं। पहले इन सब के चेहरे आश्कार हों लोगों के सामने कि कौन कौन सा आदमी क्या क्या कर रहा है। और आज के बाद मेरे ख्याल से बहुत मोहतात हो जाना चाहिए सबको, अपनी जबान खोलने से पहले, इससे पहले कि तौहीन अदालत में ये सब हथकड़ियां लगें और जेलों में जाएं। तो इनको कानून और इंसाफ का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। जिसने चोरियां की हैं, जिसने डाके डाले हैं, जिसने मुल्क को लूटा है। और अब हालात देखें, सीरिया शाम का जहाज गिरा दिया अमेरिकन ने, और रशियंस कह रहे हैं कि अब हम यहाँ इस खत्ते में, इस जगह पर कोई हमें अमेरिकन जहाज नजर आया, ड्रोन नजर आया, हम गिरा देंगे। अब हालात मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल देखें, और आप यहाँ पे देखें हुकूमत भाग गई है, भाग गई है। यानी वो होता है ना, उम्रे पे गए, ये गए, जो हज मनाए, भाग गए, GIT से निकल के दौड़ गई सारी हुकूमत। शहबाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद हैं, चौधरी निसार साहब मौजूद हैं, बाकी जो वज़रा मौजूद हैं, उनको चाहिए कि वो जरा सूरत हाल को संभालें। इसाक डार साहब भी निकल गए, हालांकि उनको, और वो अभी तक इस चक्कर में लगेंगे मैं कहीं मेरा कोई दौर लग जाए तो मैं केयरटेकर बन जाऊं। तो वो भाई खुदा का वास्ता, ये मियाँ साहब जहां पर मामलात को ले गए हैं, देखें सीधी बात करते हैं, अर्ली इलेक्शंस कैसे होंगे मैं नहीं जानता। अगर अदारों के सरबराहान ही मुतनाज़े हैं तो अर्ली इलेक्शन कैसे होगा? FBI कैसे छानबीन करेगा असासों की? मुझे बताएं। इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन जो मियां नवाज शरीफ साहब क्लीन चिट दे रहा है, उसी खानदान के बारे में अदालत कह रही है सिसिलियन माफिया,
और गॉडफादर और तहकीकात हो रही हैं, और तहकीकात खत्म होने से पहले ही इलेक्शन कमीशन क्लीन चिट दे रहा है। इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन करवाएगा? एफबीआर कैसे छानबीन करेगा जब एफबीआर को खुद चार्जशीट कर दिया जेआईटी ने? एससीसीबी कैसे तहकीकात करेगा? ये इनको चाहिए था इंतखाबी सलाहत करवाते, या करवा लें, अभी भी टाइम है इनके पास, और आगे एक शफाफ इलेक्शन की तरफ चले जाएं। एक यानी नैब का चेयरमैन, अब नैब का चेयरमैन क्या बला है अल्लाह जाने कि हमारे ऊपर सियासी दबाव है। मैं कहता हूं ना, कोई शर्म हया नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। यानी हमारे ऊपर सियासी दबाव, इसलिए मेगा करप्शन केस नहीं खोलना। उसको 6 दफा अदालत पता नहीं कितनी दफा कह चुकी है कि मेगा करप्शन की फाइल लाओ, वो हर दफा कहता है सियासी दबाव है हमारे ऊपर। अब धबड़दूज होने का टाइम है कि अब बुला के सीधा सीधा इनसे कहा जाए कि कौन सा सियासी दबाव है, जरा नाम बताओ ना। देखिए अदालतें भी अब अदालतों की तरफ पूरी कौम की नजर है, और अदालतें आप देखें कितना दबाव, कितनी इनके बारे में जो जेआईटी के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है अदालतों के बारे में, लेकिन इसके बावजूद भी आराम से उन्होंने कहा है इधर उधर ना देखें, अपना काम करें, बिल्कुल अपना काम करें, सिराते मुस्तकीम पे चलें, जो अल्लाह ताला का फरमान है, अदल और इंसाफ फराम करें और किसी के दबाव में ना आए। ये आराम से मेगा करप्शन केसेस बुलाएंगे। नैब ने वो आदमी जो नैब के अंदर नॉमिनी किया, उसके ऊपर नैब चढ़ाई कर दी है, बिलाल हुसैन। यानी आप अंदाजा लगाएं, किसी आदमी को जिंदा रहने नहीं देना इस बदमाशिया ने। जहां पर जो पुलिस वाला हो, चाहे वो सिंध हो चाहे पंजाब हो, जो ईमानदार पुलिस वाला हो, ये उसके पीछे बुरे गुर्ब बदमाशिया। और ये टूटने कब जा रहा है? ये टूटेगी तड़क करके। वो कहते हैं ना, लाइव बेल कदराना लियारी। जब रहमान मलिक साहब पाकिस्तान पहुंच गए, रहमान मलिक साहब जाएंगे जेआईटी के सामने और अपना बयान देंगे, और जिस दिन वो बयान देंगे, ऑफशोर कंपनियां जो सारी तहकीकात रहमान मलिक साहब कर चुके हैं, उस दिन मिसाक जमहूरियत, जो मैंने कल भी बात की थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दफन होगा मिसाक जमहूरियत। और उधर से चौधरी निसार साहब कहेंगे कि अच्छा हमारे बारे में बात कर रहे हो, ओके, हमारे ऑफशोर कंपनियों के बारे में हम बताते हैं, हम ये फाइलें खोलते हैं, हम ये बताते हैं क्या हुआ पिछले 5 सालों में, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, ये दुबई में क्या हुआ, ये नजर। तो वो उधर से तैयार बैठे हैं, ये इधर से तैयार बैठे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जरदारी साहब नहीं चाहते थे, जरदारी साहब नहीं चाहते थे कि हालातों रहमान मलिक साहब को, लेकिन जेआईटी ने बुला लिया। बीच में खबर भी लगी कि रहमान मलिक साहब की जो रिपोर्ट है वो जाती हैसियत में थी, सरकारी हैसियत। जाती हैसियत कैसे हो सकती है? रहमान मलिक साहब एक सीनियर पोस्ट पे थे उस वक्त, और उनके जूनियर भी आ गए, वो रहमान क्या नाम है, इनामुल हक वो भी नीचे से निकल कर आ गया, वो उनका जूनियर था। क्या कह रहमान मलिक साहब, वो तो मेरे पास पूरा ट्रेल मौजूद है, वो भी आ गए मीडिया में। अच्छा, तो मतलब वो भी तैयार बैठा है कि मतलब मुझे बुला ले जेआईटी, उसके बाद हर चीज है। डॉक्टर साहब, और कैप्टन सफदर भी 24 तारीख को पेश हुआ। कैप्टन सफदर को समन जारी हुआ था, अदालत से परमिशन नहीं थी, वो निकल गए उम्रे पे। अब अदालत वो उम्रे से वापस आते हैं या अदालत उनके दूसरा समन मेरे ख्याल से जारी कर देगी। 30 तारीख को उन्होंने वापस आना है, दूसरा समन जारी कर देगी। लेकिन वो जो फवाद हैं, जैसे मैंने कल भी कहा था, वो मेरे ख्याल से 10, 15, 20 खाने खिला चुके होंगे अभी तक। कैप्टन सफदर की जो बात ही नहीं सुनते। कैप्टन सफदर को के साथ तो जो इन्होंने किया है वजीर आजम हाउस में, उनको तो कहीं रखा भी नहीं, उनको तो बिल्कुल ही उनका तो झगड़ा भी होता ना। मरियम हमारी बहन है, उन्होंने नादरा में, आपको पता है, 2000 मेरे ख्याल से 2014 में जाके नाम भी अपना बदलवाया था लंदन नादरा में। लेकिन बात ये सारी कि ये दबड़दूज जो है, ये दबड़दूज अब अपने हतमी अंजाम तक पहुंच रहा है, और इस दबड़दूज में सियासी दबड़दूज भी है और इसमें हंगामा आराई भी है। क्योंकि खित्ते के हालात, वो जो मैं कहता था ना कि वो हालात नेशनल एक्शन प्लान के नतीजे में, अल्लाह करे कि ईद खैरियत से गुजरे, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान का दफन होना हुक्मरानों को महंगा पड़ेगा। खित्ते के वाकयात जो हैं वो तेजी से बदअमनी की तरफ भी जा रहे हैं। बदअमनी प्लस इनके डिस्कस करते हैं कि क्या सिचुएशन डेवलप हो सकती है। नाज़रीन, ब्रेक से आकर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जेआईटी अपनी तीसरी रिपोर्ट 22 तारीख को पेश करेगी, जबकि रहमान मलिक साहब 23 तारीख को पेश होने जा रहे हैं। जेआईटी की तहकीकात में क्या डेवलपमेंट सामने? मियां साहब इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे, इस्तीफा भी नहीं दे रहे, और मियां साहब अपनी जगह किसी को नॉमिनेट भी नहीं कर रहे। फिर ऑप्शन क्या है? आप वक्फा लें, उसके बाद बात। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन जी, डॉक्टर साहब, अब जेआईटी की तहकीकात अपने फाइनल स्टेजेस में जा रही है, तो इस मरहले पर अब वज़ीर आज़म क्या सोच रहे हैं और उनके पास क्या ऑप्शन है? 7 तारीख को जेआईटी तहलील हो जाएगी, जेआईटी खत्म हो जाएगी। 7 तारीख को एक रिपोर्ट अपनी 22 को देगी वो। 23 तारीख को रहमान मलिक साहब हैं, उसके बाद
कैप्टन सफदर हैं जेआईटी के सामने, उसके बाद 2 और शख्सियात हैं, कोई और आना चाहे तो जेआईटी उसको बुला सकती है, लेकिन 2 और आम शख्सियात हैं जिनको गालिबन जेआईटी बुलाएगी या शायद ना बुलाए। एक को तो जरूर बुलाना चाहिए, बुलाएगी इसहाक डार को, और दूसरी हमारी बहन मरीम नवाज साहिबा को, हो सकता है उनको ना बुलाए, मरीम नवाज साहिबा को ना बुलाएं, सवालनामा भेज दें, या हो भी सकता है बुला लें। और उसके बाद जो गालम गलूज ये सारा चल रहा है, 7 तारीख को जेआईटी तहलील हो जाएगी, अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे देगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने, ये जेआईटी ये ध्यान में रखें कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, एक सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच है, जिसमें से 2 ने नाअहल करार दे दिया था मियां साहब को, और 3 ने कहा था कि ये नहीं कहा था कि वो अहल है, ये कहा था कि हम मजीद तहकीकात कर लेते हैं, और तहकीकात कर एक जेआईटी करेगी, जो जेआईटी एक अलग 3 रुकनी बेंच को रिपोर्ट देगी। ऐसे ही था ना। अब ये जो जेआईटी है, ये अपने उस 3 रुकनी बेंच को रिपोर्ट देगी, और यहां पर वो 5 रुकनी बेंच अपनी जगह मौजूद है जिसने कहा था कि जेआईटी बनाए। तो ये रिपोर्ट अल्टीमेटली वहां चली जाएगी, और वहां पर एक जज इधर उधर हो गए, और ये रिपोर्ट ये भी हो सकता है कि जेआईटी अपना यानी 60 दिन मुकम्मल होने से पहले ही ये कह दे कि जी हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, और हमने जितना काम करना था हमने कर लिया। मिसाल के तौर पर 7 तारीख की जगह 2 तारीख को कह दें, 3 को कह दें कि जी आप हमने 60 दिन दिए थे ना, मैक्सिमम 60 दिन, हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई है, ये हमारे पास सारी सबूत हैं, ये चीजें, ये हम जिसने ताउन करना था, कतर वो नहीं जा रहे, कतर वो नहीं जा रही, जेआईटी कतर नहीं जा रही गालिबन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक। और कतर में चूंकि जाली कागजात एससीसीपी से तैयार करके कतरी शहजादे को दिए गए थे, तो और कतरी शहजादे को कहा था कि जेआईटी के लोग वहां पर आए तो उनको जलील करना, खूब बिठा के 15-20 दिन उनको ख्वार करना। तो जेआईटी ना वहां जा रही है ना कतरी शहजादा यहाँ आ रहा है, तो कतरी शहजादे को उस किस्से को खत्म समझे। अब जेआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी 22 को, और उसके बाद आखिरी रिपोर्ट 7 को, और उससे पहले भी जेआईटी कह सकती है कि जी हम अपना काम मुकम्मल कर लिया, इसने ताउन किया, इसने ताउन नहीं किया, हमने बुलाया था। अदालत क्या है? अदालत के पास, अदालत उसके बाद जाहिर है उन्होंने जेआईटी ने अदालत के को दिया क्या, जेआईटी ने क्या दिया? एससीसीबी ने कागजात में धांधली की, आईबी ने दबाव डाला, एससीसीबी ने पेपर चेंज किए, स्टेट बैंक में फलाने ने झूठ बोला, नैब ने दबाव डाला, सारे के सारे अदारों में चार्जशीट है, मजीद एफआईआर हैं, इन तमाम अदारों के सरबराहान पे एफआईआर हैं, सीधी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लॉ, आपने कानून के रस्ते में मुदाखलत की, तमाम अदारों के सरबराहान पे सीधी एफआईआर हैं। तौहीन अदालत भी है और हथकड़ियां भी हैं, अदालत के ऊपर डिपेंड करता है अदालत कहां जाती है। कौम को इन अदारों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता जो अदारे जाती मुलाजमत कर रहे हैं बदमाशिया की। मैं हुकूमत की बात ही नहीं कर रहा, ये सबके हैं, ये सबके साथ हैं, उधर से उसका काम उसका उधर का, इनके हवाले नहीं किया जा सकता इस रियासत को। मैं क्यों टैक्स दूंगा अगर एफबीआर का सरबरा टैक्स के कागजात में चोरी कर रहा है, उनको बचा रहा है, उनको पकड़ रहा है? मैं कौन टैक्स देगा इस मुल्क में? और लगाया किसने? इसहाक डार ने। तो ये सारा का सारा अब काम खत्म होने का टाइम है। अब इसको पैकअप कैसे करना है, ये एक सवाल है। सवाल पैकअप, मियां नवाज शरीफ साहब ने इंतखाबी इस्लाहत करवाई होती, कुछ अब काम आगे गया होता, मियां साहब मशवरा करते खुर्शीद शाह से और इमरान खान, बाकी जमातों को मिलाते, केयर टेकर अनाउंस हो जाती। मियां साहब केयर टेकर अनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि मियां साहब को किसी पर एतबार नहीं है, तो अभी भी शहबाज शरीफ पर भी नहीं है, ये ऑप्शन है, लेकिन अभी तक परसों तक हुसैन नवाज और हमजा शहबाज साहब की बात नहीं थी आपस में। ये तारिक शफी का जो मामला था, हमजा ये जो है हुसैन नवाज थ्रू आउट वजीर आजम हाउस में बैठे रहे। हुसैन नवाज ने तारिक शफी के मामले पे जाके वहां पर बाकायदा हदायत दी है कि हमजा शहबाज की बात ना सुनी जाए। वो तो एक हालात ने खड़ा कर दिया था मियां नवाज शरीफ साहब को, और पीछे मियां नवाज शरीफ साहब के खड़े हो गए थे हुसैन नवाज और हमजा शहबाज। अदरवाइज ये तो बिल्कुल एक दूसरे से। लेकिन अब चूंकि पूरा खानदान आ गया, राना सनाउल्लाह साहब हमारे भाई दोबारा तरदीद भी कर रहे हैं कि मैं नहीं बनना चाहता, लेकिन लोग कह रहे हैं पंजाब में कि शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवा के राना सनाउल्लाह अगले वजीर आला बनेंगे। क्योंकि पंजाब में देखे ना, कोई वजीर है, किसी का नाम कभी किसी ने सुना आज तक? जो मैं कल भी कह रहा था, कोई किसी वजीर का कोई नाम आज तक किसी ने सुना है? सादर के भाई का सबसे ज्यादा राना सनाउल्लाह ही है ना। तो अगर शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गए तो राना सनाउल्लाह वो तरदीद कर रहे हैं हमारे भाई, मगर बहरहाल उनका कटकाट तो है, सियासी कारकुन है, सब कुछ है। तो वो, और आप देखें मरकज के वफाक की पॉलिसी हो, सिंध की पॉलिसी हो, जहां पॉलिसी हो, सूबाई वजीर बोलता है। देखें ना उनका एक प्रेसिडेंशियल लुक्स तो है ना, उसके अंदर एक मौजूद तो है ना, वो सतह वफाकी सतह पे वो मतलब नमूदार होते हैं। राना सनाउल्लाह कोई वजीर नहीं बोलता, कोई सूबाई वजीर नहीं बोलता, राना सनाउल्लाह बोलते हैं। तो राना सनाउल्लाह सब आदमी की ख्वाहिश होती है, बन जाए, हमारे दोस्त हैं, हम खुश होंगे, लेकिन बनेंगे नहीं।
बनेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जब सूरत हाल दबरदूज होने जा रही है तो कैसे बनेंगे। नवाज शरीफ साहब केयर टेकर अनाउंस नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब इस्तीफा देंगे अगर फर्ज करें और अपनी जगह किसी और को नॉमिनेट करेंगे, जो कि बात इन्होंने चलाई बीच में कि मैं किसी तरह हट जाऊं, लेकिन उसका टाइम गुजर गया। एक साल पहले अदालती कमीशन बनाते तो आज जीआईटी के सामने पेश ना हो रहे होते, तो आज ये जजों के सामने पेश हो रहे होते, ये 21-22 ग्रेड ऑफिसर्स के सामने पेश ना हो रहे होते। इन्होंने इस्तीफे का कि मैं किसी और को नॉमिनेट कर दूं, वो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर किसी और को बना भी देते हैं तो जीआईटी का क्या होगा, और जीआईटी और जबरदस्त करेगी जी, सुप्रीम कोर्ट और जबरदस्त करेगी कि अच्छा अब तो वजीर आजम ही नहीं, अब तो यहाँ ले आओ, अब वहां ले आओ। अभी तो फिर भी प्रोटोकॉल मिल जाता है ना, वो 14 साल चले जाते हैं गाड़ी चलाते हुए, फिर तो वो भी नहीं। और ये सूरजमुखी के फूल हैं सारे, ये हवा के साथ ऐसे बदलते हैं, जैसे सूरज चलता है ऐसे इनका चेहरा बदलता है। सारे हमारे भाई जितने खड़े होते हैं ये मीडिया सेल वाले, सुबह सुबह इन्होंने कौन नवाज शरीफ के कौन नवाज शरीफ, अच्छा नवाज नाम सुना सुना लग रहा है। ये ऐसे लोग हैं सारे, ये जो इनके मीडिया सेल और ये सारे जो चंपू बैठे हुए हैं कि कौन नवाज शरीफ कौन है यार, नाम सुना हुआ था, हमारा क्या ताल्लुक यार, हमारे तो अभी कौन आ रहा है पावर में, नया आदमी कौन है यार, उसको बताओ, नाम कहीं से पता चल जाए तो हम उसके घर पे हाजिरी थे, फूलों का गुलदस्ता मिठाई लेके। तो ये वो तबका है सारा। अब नवाज शरीफ साहब इस्तीफा देते हैं तो क्या गारंटी के जीआईटी और सुप्रीम कोर्ट जान छोड़ देगी? नहीं। अपनी जगह किसी और को नॉमिनेट करते हैं, पता चला उसी ने एफआईआर करवा दी। जरदारी साहब बार बार याद दिलाते हैं, फारूक मेरा भाई था फारूक लगारी, देखो वो क्या किया था, किसी पे इतबार मत करना, मेरे भाई किसी, जरदारी साहब मिसालें याद दिलाते हैं ना। नवाज शरीफ साहब बर्दाश्त करें कि मैं पेशियां भुगत रहा हूं। नवाज शरीफ साहब एक ही सूरत, वो मरियम नवाज बन जाए तो मियां साहब खुश, बाकी मियां साहब किसी पे एहसन इकबाल साद रफीक सवाल पैदा नहीं होता। साद रफीक साहब का ज़हन में रखें, जो मैंने कल भी बात की थी, ख्वाजा साद रफीक मेरे भाई बहुत अच्छे, लेकिन जो ग्रुपिंग है पार्टी की, ख्वाजा साद रफीक साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, चाहे वो जो मर्जी बयान देते रहे नवाज शरीफ साहब की फेवर में, शहबाज शरीफ साहब, चौधरी निसार साहब और साद रफीक साहब ये एक है। ये वाला ग्रुप नहीं है, ये जो ग्रुप है ना इधर वाला, ये फवाद हसन फवाद वाला, साद रफीक साहब कायद हैं, सब कुछ जो बयान सुनते हैं भाई हमारे पास, वो ग्रुप, वो शहबाज शरीफ वाला ग्रुप, वो ग्रुप है। राना सनाउल्लाह इधर है, ख्वाजा साद रफीक उधर है, वो इधर से उधर मुखबरी करते हैं। चौधरी निसार साहब भी शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। तभी तो गाड़ी देखे ना, कल कितनी खूबसूरत बात की चौधरी अपना शहबाज शरीफ साहब ने कि मेरे साथ प्रोटोकॉल नहीं था, वो बगैर प्रोटोकॉल के क्या मैं वजीर दाखिला साहब थे, क्या वाह सुभान अल्लाह। अच्छा बात, और कल शहबाज शरीफ साहब ने जोश खिताबत में एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि हमारी फैक्ट्री जो है, वो जो हमारे मियां शरीफ मरूम की जो फैक्ट्री है, वो 1965 के अंदर फैक्ट्री बनी थी 1969 में, मगर 1965 के अंदर जो जंगी सामान इस्तेमाल हुआ, जो पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे किए, उसमें भी इस फैक्ट्री का बड़ा किरदार था। मतलब ये फैक्ट्री जो है, जंग अजीम में भी कुछ रोल होगा, खिलाफत मूवमेंट में भी कोई रोल होगा, 1857 में भी कोई रोल होगा, ये लाजमन होगा। उस वक्त भी तलवारें यहीं से मुसलमान जो निकले थे तलवारें लेके, उसमें टीपू सुल्तान की लड़ाई मैसूर में भी इसका रोल होगा। अगर आप चलते चले, अगर आप छोड़ देना इरफान सिद्दीकी पे, इरफान सिद्दीकी साहब पे छोड़ दें, वो इतनी मोटी किताब आपको लिख के देंगे, तय हो जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम की तलवार इन्होंने बनाई थी, इनकी फैक्ट्री से बनी थी, टीपू सुल्तान की जो जरा थी वो इनकी फैक्ट्री। आप जरा दें तो आप इरफान सिद्दीकी को कहें तो सही, देखें ना उनको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, ये यूज नहीं कर रहे इरफान सिद्दीकी साहब को। इरफान सिद्दीकी साहब ऐसा किस्सा बनाएंगे पूरा, ओ हो लोग धाड़े मार मार के रोएंगे सारे, ओ खुदाया ये क्या, ये मतलब वो पूरी को इरफान सिद्दीकी साहब का कोई इसमें इस काम में जो है ना वो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 1857 में इत्तेफाक फाउंड्री इस्तेमाल हुई थी, महमूद गजनवी ने हमले जो किए, सोमनाथ का बुत तोड़ा, वो जिस डंडे से तोड़ा वो इत्तेफाक फाउंड्री का था। और मतलब तमाम तारीख उठा के देख लें, वो कुस्तुनतुनिया फतह हुआ, मुसलमान जो थे वो इत्तेफाक फाउंड्री की तलवारों से वो आगे आए, सलाउद्दीन अय्यूबी ने मारा सलीबी जंगों में। तो ये इस किस्म के कैरेक्टर हैं सारे, ये इस किस्म के कैरेक्टर हैं। और फिर इस किस्म के कैरेक्टर नजम सेठी, अब देखें ये यूं जमा है, एक ही सब में खड़े हो गए, जहां पर जरूरत है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप ये चुप, ये महमूद गजनवी, शेरशाह सूरी, ये उस काम के लिए रखा हुआ है, और दूसरे रखा हुआ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, सिविल मिलिट्री वो काम है नजम सेठी, अमेरिका, सिविल मिलिट्री, अफगानिस्तान, ये वो फला वो नजम सेठी, दोनों माशाल्लाह हाजा मिन फजल रब्बी, दोनों के दोनों एक साथ कमाल। देखिए मियां साहब का एक जेब में जो है वो नजम सेठी, दूसरी जेब में इरफान सिद्दीकी, दोनों को आप जिस वक्त चाहे निकाल लें,
अमेरिका को सोना ऑर्डर एक निकाल लिया, सिविल मिलिट्री एक निकाल लिया, उधर से अल्लाह अल्लाह लोगों को सुना नहीं हो, वो पीर मेहर अली शाह की कोई का कलाम सुना हो तो इरफान सिद्दीकी निकला। मतलब हर किस्म का नमूना इन्होंने रखा, उसके बावजूद हबड़गुज हो गए, उसके बावजूद कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें आगे। आगे केयर टेकर अनाउंस करते हैं, केयर टेकर कैसे वो अनाउंस करेंगे, इस्तीफा देते हैं तो किसको देंगे? और सब अगर ये दो ऑप्शंस नहीं अपनी जगह किसी और को बनाते हैं, मरियम नवाज के अलावा नहीं। और मैं बताऊं सियासत बड़ी बेरहम है। मरियम नवाज साहिबा का पता चला कि मरियम नवाज साहिबा बन रही हैं, उन्होंने देखा मैं बन रही हूं, तो वो भी पता चला कि वो भी, उन्होंने कहा कौन मियां नवाज शरीफ। देखे ना, इन्होंने भी तो अपने वालिद साहब को, तो वो नहीं कर सकती अपने वालिद साहब को। देखे ना, वो पता चला कि वो तो ये मॉरल वैल्यूज यहाँ के खत्म हो जाती है, सारी जबरदस्त हो जाती है। वो कैप्टन सफदर भाई हमारे साथ, उनके साथ नहीं। तो बात ये सारी कि अर्ली इलेक्शंस कैसे, इस्तीफा कैसे, अदालत खड़ी है अपनी जगह, कानून तो चलता रहेगा मामला, केयर टेकर कैसे, ये एहसन इकबाल वगैरह भाई हमारे सारे उम्मीदवार सब लगे होते हैं ना कि कोई मियाँ साहब की कहीं इधर उधर हो तो कहीं हम आए बीच में, कैसे? इसहाक डार अपनी लाइनें लगा के बैठे हुए थे, उधर मैक मास्टर को मिल रहे हैं, उधर फलाम मिल रहे हैं, JSQ जाके सलाम कर रहे हैं उधर रोज। मतलब उनको तो अब वो भी सऊदी अरब में बैठे हैं, ठीक है ना, सतून के साथ बैठे सोच रहे होंगे क्या, लेकिन उनका तो मेन जबरदस्त, टोटल जबरदस्त। वो सऊदियों ने कहा भाई हमारे साथ हो, कतर के साथ हो, पैसे हमसे लेते हो, खत उनसे लेते हो। वो कतरी देखे ना, उधर सऊदी अरब कतर, उनको समझ ही नहीं है, उनको क्या, उन्होंने तो कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा ना इन हालात में, इस सूरत हाल में सऊदी अरब और कतर की लड़ाई हो जाएगी। यानी ये तो इनके लिए बदतरीन हालात हैं, ये तो बदतरीन हालात। और ये तो देखें, ये तो तलोर के शिकार वाली डिप्लोमेसी चलती है ना, कि वो अच्छा हम तुम्हारे साथ हैं, अच्छा वो दे दिया, फलाने गवर्नर को कहा, अच्छा फलाने सऊदी अरब के गवर्नर से कहा, अच्छा तुम यहाँ शिकार खेला करो, ये तो गाड़ियां ले ली, बदले में पैसा ले लिया, $1.5 अरब। इसहाक डार साहब कहते हैं हमें तोहफा दिया सऊदी अरब ने, $1.5 अरब। वो छोड़ेंगे इनको? वो इनको छोड़ेंगे नहीं। वो $1.5 अरब लेके आखिर में कतरियों से खतर ले रहे हैं। वो कहेंगे वो बैठो उधर, हज सीजन ये आने वाला है, ये रमजान सीजन, जाओ बैठो जाके मस्जिद नबी के बाहर ज़कात वकात, वो छोड़ो, $1.5 अरब लेके भाग गए उनके सऊदियों के। तो बात यह है कि इस तरह से इनका मामला हल नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता मियां नवाज शरीफ साहब एक पुराने सियासतदान है, वो इस बुरान से कैसे निकलेंगे, लेकिन फंस गए। अब फंसवाने वालों में आप यकीन करें मुस्लिम लीगी नहीं है, मुस्लिम लीगी पुराने मुस्लिम लीगी कभी इनको यहाँ ना लाते। इनको जो लेकर आए हैं ना जी, आप जरा ब्रेक लें उसके ऊपर, वो ऐसे इनको लेकर आए हैं जैसे वही होता है ना ईद उल अज़हा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ब्रेक से आकर हम डिस्कशन जारी रखते हैं। प्यार मोहब्बत से पानी वानी पिला के जो लेकर आए हैं लोग, उनका नाम आपको बताऊं ब्रेक में। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, अगर इस्तीफा और अर्ली इलेक्शंस, अगर दोनों ऑप्शंस ही नहीं, तो फिर वजीर आजम मामलात को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? वजीर आजम जाने, मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। क्या वजीर आजम को किसी पे ट्रस्ट नहीं है? एग्जिट के कोई इम्कानात हैं डॉक्टर साहब? सेफ एग्जिट नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेफ एग्जिट, तो क्या अदालतें पीछे वारंट्स निकाल देंगी, फैसले कर देंगी? नहीं, सेफ एग्जिट कैसे? ठीक है ना मियां साहब, ये मुस्लिम लीग के लोग, ये भी लोग कह रहे हैं कि मियां साहब हो सकता है प्रेफर करेंगे मैं जेल चला जाऊं और मरियम बाहर से तहरीक चलाएं, मगर मियां साहब ये भी जानते हैं कि जो सियासत है, जमीनी हालात हैं, वो बहुत बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं। बाहर की कुव्वतें, सऊदी अरब साथ नहीं, बरतानिया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बरतानिया की जो सपोर्ट आती थी मियां साहब को, वो अमेरिका बरतानिया के थ्रू करता था, और वहाँ मेन जो है वो चौधरी सरवर साहब जो थे, मतलब मैंने ये बात पहले भी की थी, दोबारा कह रहा हूँ, चौधरी सरवर साहब को गवर्नर लगाने का हुक्म ही गॉर्डन ब्राउन ने कहा था कि चौधरी सरवर साहब को गवर्नर पंजाब लगाए। मियां साहब तो बिल्कुल बरतानिया में प्रॉपर्टीज है सारी, वो तो 2 मिनट के अंदर मनी ट्रेल ना हुई तो अकाउंट फ्रीज हो गए, और इससे ज्यादा आगे वो जा नहीं सकते जब तक के, और आलमी कुव्वतें इस वक्त सपोर्ट भी नहीं कर रही बहुत ज्यादा। पाकिस्तान ने बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह, पाकिस्तान ने बहुत आगे जाना है, और ये बदमाशियां अब आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद डर के, कोई भाग रहा है, कोई चालाकियां करके इधर गया, कोई उधर गया, कोई मीडिया खरीदे, ये सारा का सारा पूरा ढांचा गिर रहा है, और ये खुद ब खुद अपने वजन तले गिर रहा है। और कैसे गिर रहा है? यानी ये नहीं है कि कोई बहुत इनकलाब लाके, चोरी चकारी, पैसे लूटे हुए हैं, अदालतें इनको अच्छी नहीं लग रही, इनको कानून नाफिज करने वाले अदारों से चिड़ है,
तो मुल्क ने आगे जाना है। मुल्क इस बदमाशी के साथ अब नहीं चल सकता। और ये बहुत लाख लाख शुक्र है अल्लाह ताला का कि दुनिया में चूंकि बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, अब खास सिर्फ वाशिंगटन पर अमल तो नहीं रह गया ना, अब तो और भी नंबर आ गए, मॉस्को का भी नंबर है, चाइना का भी नंबर है, दाएं बाएं हमारे से हर एक के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखने, इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब करने में भी इन लोगों का हाथ है। जब डबल टॉक करेंगे, आप जाके भेजेंगे अफगानिस्तान, एक आदमी दूसरा बात करेगा, दूसरा तीसरी बात करेगा, लड़ाइयां बढ़ेंगी। तो ये बदमाशियां अब जा रही है। ये बदमाशियां देखना यह है कि क्या ये आसानी से निकल जाती है, इनको रास्ते मिल जाते हैं, या रास्ते इनके रोके जाते हैं, बंद किए जाते हैं। अवाम इनको भागता हुआ नहीं देखना चाहती, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अकाउंट्स इनके काम शुरू हो गए हैं, इनकी जायदादों के पेपर्स पे, या तो इनके अकाउंट्स बाहर फ्रीज होंगे। कई मेरा ख्याल से 500-700 लोगों के अकाउंट्स बाहर फ्रीज होंगे और पैसा वहीं ब्लॉक हो जाएगा। जायदादों वगैरह के भी पेपर तैयार हो रहे हैं, कुछ मांगे जाएंगे, कुछ के वारंट निकलेंगे और इनको लाया जाएगा वापस। ये मियां साहब चलाएं अपने 8-10 लोग, कितने 8 लोग हैं मीडिया में, इन्होंने कहा था 8 लोगों को पैसा लगाए हुए, और भी होंगे कुछ 2-4-5, वो जो करना है इन्होंने कर लें, लेकिन ये कौम के शऊर को खरीद नहीं सकते। और पाकिस्तान ने आगे जाना है। लेकिन असल मसला मुल्क का है, मैं आगे जाऊंगा, फलाना मेरा बच्चा आगे जाएगा, वो सब के सब सारे के सारे एक साथ जो है ना, जिसने जाना है जहां जाए, पाकिस्तान ने आगे जाना है। पाकिस्तान आगे जा रहा है और आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये 7 तारीख को मेरे ख्याल से रिपोर्ट देगी GIT, उससे पहले भी दे सकती है अदालत। उसके बाद आजाद अदालत, जबरदस्त किस्म की हमारी अदालतें, वो फैसला करेंगी। और फैसला याद रखें, वो अदालत के रिमार्क्स, जैसे अजमेर सईद साहब के गालिबा रिमार्क्स थे कि 3 नस्लें, अगली 3 नस्लें, ऐसा तारीखी फैसला आएगा कि 3 नस्लें याद करेंगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही फैसला आए। और उसी तरफ जाता हमें अदालत भी नजर आ रही है, GIT भी नजर आ रही। बहुत से लोगों की जब चीखें निकलती हैं ना, चोर चक्कों की चीखें GIT, तो लोग हंस रहे होते हैं। अब यकीन करें लोग खुश, लोगों को पता कैसे चलता है कि जबरदस्त कामयाब हो रहा है कि ये चीखें मार रहे होते हैं, ये भी और इनके हरवारी भी और दरबारी चीख रहे होते हैं, निकल को छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लोग अंदर खुश होते हैं कि या अल्लाह शुक्र है, इनको तकलीफ हो रही है, इसका मतलब मुल्क सही हालात, सही डायरेक्शन में जा रहा है, चोर चक्के परेशान हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में अच्छा ठीक जा रहा है। कल भी अदालत बैठ रही है, दोबारा कल भी अदालत बैठ रही है, परसों में अदालत भी बैठ रही है, GIT भी काम कर रही है, बाकी अदारे भी काम कर रहे हैं। मुझे बस इस बात की दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात मुल्क में ना बढ़ें, जो ये करवाएं खुद, या इनके साथ जो एक आध मुल्क जुड़ा हुआ है अभी तक, वो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम की तरफ लेके जाए। ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह, लेकिन कोशिश इनकी अभी भी है कि बदमाशी है ना बहुत बड़ी, आराम से तो घरों को नहीं जाएगी, जाते थे मुल्क को चाहेंगे कि अदम इस्तेकाम का शिकार करें, लेकिन इनको घरों को जाना पड़ेगा, बाहर इनको मेरा निकाल के भागने के रास्ते में। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ, नए तजज़िये के साथ। महर शेख की तरफ से खुदा हाफिज। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।